मित्रों नमस्कार। मैं हूं रवि पाराशर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब 500 साल बाद मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। मंदिर की इस यात्रा में 28 साल पहले 1992 में 6 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया था, जब देश भर से अयोध्या में जुटे कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा दिया था। इसके बाद देश भर में तनाव व्याप्त हो गया। कई जगह हिंसक वारदात भी हुई। 6 दिसंबर 1992 के दिन मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में था। अब हर 6 दिसंबर को मुझे 1992 की याद आती है। पत्रकारिता में आए मुझे 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके थे। मेरे जहन में आज भी उस दिन की याद हूबहू ताजा है। तब मेरा एक लेख नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। अब 28 साल बाद मैं वो लेख टॉस के दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेख की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 से। गठरियों आशंकाएं लादे अजीब तरह की बोझिल सुबह। मैं जिक्र कर रहा हूं 6 दिसंबर 1992 की सुबह का। हवा सर्द, लेकिन इस लेकिन का कोई आकार नहीं, कोई प्रतिबिंब नहीं, लेकिन फिर भी लेकिन। खुली खिड़की से आकर बिस्तर पर सिरहाने की तरफ सपरिवार पसर चुका धूप का एक गुनगुना चकत्ता मुद्दत बाद अच्छा नहीं लगा। उसे सहलाकर हथेली पर रोज की तरह सूरज महसूस करने का मन नहीं हुआ। महसूस हुआ कि हमेशा खिड़की खोलकर सोना अच्छा नहीं है। तब तो और भी, जब खिड़की तंग अंधेरी गली में खुलती हो और उसके सामने लगा स्ट्रीट लैंप मोहल्ले के अर्जुनों के लिए चिड़िया की आंख हो। पूरी तरह जाग जाने के बाद भी सोते रहने की निष्प्रह और निरीह विवशता कमरे में तैर रही थी। उससे बिल्कुल सटकर तैर रहे थे अनगिनत सहमे सिकुड़े कान और सूजी हुई डबडबाई असंख्य आंखें खत्म होने की नहीं, होने की दहशत से तर-बतर। अंदर की नदी खारी झील में तब्दील होकर आंखों की बावड़ी में समा चुकी थी। पत्नी से खिड़की बंद करने के लिए बहुत धीमे से कहने से पहले मैंने रजाई में मुंह छिपा लिया। उन्होंने सुना नहीं, मैंने दोबारा कहा नहीं। काफी देर तक मैं सुनता रहा था, धूप के चकत्तों का सिरहाने से सरक कर रजाई पर रेंग उठने का शोर, आंखें बंद किए हुए। पता नहीं क्यों बहुत से परिचित चेहरे रंग बिरंगे अंधेरे में कुलबुला उठे, एक साथ सभी पूरे के पूरे, लेकिन फिलहाल गड्ड-मड्ड, संदर्भहीन। लगा जैसे याद का विराट आईना अदृश्य और असंख्य ध्वनि तरंगों की राह में आकर दरक गया था। सारे चेहरे अतीत की समाधि से निकलकर तब के वर्तमान की सतह पर आकर चुपचाप कुछ तलाशते हुए दिखाई दे रहे थे। हर एक मिट्टी सने हाथ की उंगलियों के नाखून नजर नहीं आ रहे थे। आईने की तिड़की हुई स्थिर छाती के हर कालखंड पर अलग स्वरूप एक ही आदमी का। आईना व्यष्टिगत प्रक्रिया होता है और उसका दरकना व्याख्या से परे। बहरहाल, जब बाहर से घबराकर भीतर के शून्य में जाने के लिए आंखें बंद कर ली जाएं और अंदर ज्यादा गड़बड़ी नजर आए, तब आंखें खोल लेना ही ठीक होता है। मैंने न केवल आंखें खोली, बल्कि मुंह भी रजाई से बाहर निकाल लिया था। वो बेचैन करने वाली सर्द सुबह थी। पत्नी जाने कब चाय मेज पर रखकर दोबारा रसोई में व्यस्त हो गई। कप से बहुत कम उठ रही भाप से लगा कि जागने के बाद शायद मैं दोबारा सो गया था। भाप आपका इंतजार नहीं करती। ऐन भाप के साथ साथ अगर आपके भीतर भी कुछ ठंडा पड़ता जा रहा हो, तो अखबार सिर्फ ऐसा कागज दिखाई देता है जिस पर बस कुछ छपा हुआ होता है। ऐसे में दोबारा चाय गर्म करने के लिए मुंह से जो आवाज निकलती है, वो पत्नियों के कानों तक अक्सर नहीं पहुंचती। भाप को चुकते हुए देखकर सुबह के सर्द होने का सीला एहसास फिर दहका और पलाश में बदल गया। पलाश के इर्द गिर्द एक क्षितिज हर दिशा और काल में, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। एक बिंदु जो आपके अस्तित्व के समानांतर हर ओर दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं। बहरहाल कहीं कुछ था जो सुबह के सिर पर लदकर आई आशंकाओं को लगातार पछीट रहा था, विश्वास के शाश्वत स्फटिक पर।
शायद रसोई से आ रही बर्तनों की खटपट और साथ साथ कोई घरेलू गीत गुनगुनाने की आवाज या अबोध बेटे की फर्श पर उतर आए धूप के टुकड़ों को मुट्ठी में बंद करने की तन्मय कोशिश, या फिर बाहर बिजली के तार पर बैठे कुछ कबूतर। कुछ था जरूर, कुछ था जरूर। 6 दिसंबर 1992 की सुबह थी। कोई सुबह जब इस तरह किसी कुछ तक पहुंच जाती है, उसका पूरा दिन कपूर के एक कण की तरह झटके से उड़ जाता है और फिर रात बहुत लंबी और काली हो जाती है। स्फटिक पर पिट पिट कर आशंकाओं का लबादा तार तार हो चुकता है, या स्फटिक को तोड़ फोड़ कर खुद निखर उठता है। काल के कैनवास पर रात और दिन को अलग अलग बांट कर उकेरने वाली अदृश्य तूलिका अस्तित्वहीन हो जाती है। अंधेरे और उजाले का भेद खत्म हो जाता है। आंखों में पथराने और लरजने की प्रक्रिया तेजी से एक साथ घटती है। 6 दिसंबर 1992 की रात को लाख चाहने के बाद भी नींद नहीं आई। याद आते रहे माँ बाप, भाई बहन और यार दोस्त। नौकरी के लिए घर से निकले 3 साल हो चुके थे। मेरा छोटा सा परिवार जयपुर में था और मेरा बड़ा परिवार यूपी के सहारनपुर। बहुत बार इस दूरी ने परेशान किया था, लेकिन उस सुबह बेचैनी ज्यादा थी। किसी आशंका की वजह से नहीं, यूं ही। रात भर अपने कमरे में अपने शहर की गंध तलाशता रहा, नहीं मिली। छटपटाहट और बढ़ गई। कई बार जब आप अपने शहर और अपने घर को खुद में टटोलते हैं, तब अक्सर वो पूरा का पूरा हाथ नहीं लगता। पकड़ में आते हैं एक या कुछ हिस्से। ऐसे में आप शहर में से अपने घर का अंश छांट कर अलग कर सकते हैं। लेकिन 28 साल पहले के 6 दिसंबर की उस रात अपना पूरा शहर मुझे अपने भीतर मुझको ही टटोलता हुआ महसूस हुआ था। तमाम जद्दोजहद और गणित के बावजूद स्याही के रोशनी में ढल जाने तक मैं शहर में से अपना घर नहीं बीन सका। शहर को घर में और घर को शहर में इतना गड्ड-मड्ड मैंने दोबारा फिर कभी नहीं देखा। सुबह होते होते अंदर पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या, पूरी तरह टूट फूट चुका था, निश्शब्द। अब 7 दिसंबर 1992 की सुबह सामने थी। गोली के धमाके के साथ ही हुई लाल आंखों के सामने कत्थई अंधेरा छा गया। गोली का धमाका बाहर से नहीं, अंदर से। खिड़की पिछली रात से ही खुली हुई थी। मैंने धूप के खरगोशों को डरते डरते छुआ। उनमें गर्मी बरकरार थी, या फिर मैं तादाद से ज्यादा ठंडा हो चुका था। किसी आशंका से मैंने खिड़की बंद कर दी। सुबह 10 बजे जाकर बेटे के लिए दूध का पाउडर खरीद लाया। शाम तक पता नहीं क्या हो। पत्नी ने ऐतराज किया, क्या जरूरत थी 100 रुपए बर्बाद करने की? कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, बेकार में डरते हैं। पत्नी का ये कहना उस वक्त संवेदना को इस कदर आश्वस्त कर गया कि दूध पाउडर का डिब्बा वापस करने का मन बन गया। फिर लगा कि महीने का पहला हफ्ता ही तो है, 100 रुपए का अतिरिक्त बोझ झेला जा सकता है। मन किया कि बार बार दुकान तक जाऊं और रुपए खत्म होने तक दूध के डिब्बे लाता रहूं। कुछ नहीं होगा, बार बार सुनने के लिए। लेकिन अपने इस बचकाने ख्याल पर हंसी नहीं आई। बहुत देर से अखबार के शीर्षक को हाथ में उठाने की ईमानदार कोशिश यानी जद्दोजहद में लगे और करीब करीब झुंझला चुके बेटे को गोद में उठाकर मैंने धीरे से पत्नी से पूछा कि क्या उन्हें वाकई लगता है कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और अखबार को घूर रहे बेटे को मेरी गोद से लेकर वापस अखबार के पास बैठा दिया। वो फिर मुहिम पर लग गया। मुझे लगा कि सवाल अंदर से आया ही नहीं था। पत्नी जवाब कैसे देती? थोड़ी देर बाद पता चला कि जयपुर शहर के भीतरी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कुछ लोग मारे गए थे, काफी घायल थे। अखबार के दफ्तर की तरफ जाते साफ दिखाई दिया कि 7 दिसंबर 1992 को सड़क तादाद से ज्यादा डरी हुई थी और ज्यादा तेजी से भाग रही थी। हर एक के पास कुछ अफवाहें थी, पसीने या खून से तरबतर। सारी अफवाहें एक दूसरे से सावधान, पूरी तरह चौकन्नी। उस वक्त का मेरा शहर सहारनपुर एक बार फिर मुझ में बुलबुलाया। माहौल का पलायन कई बार बिल्कुल हम शक्ल हो जाता है, बाहर से भीतर की ओर पलाया। अफवाहों के मकड़जाल से गुजरता हुआ मैं दफ्तर पहुंचा। कुछ साथी कर्फ्यू ग्रस्त जयपुर के हालात की रिपोर्टिंग के लिए निकल रहे थे।
डेस्क पर होने के बावजूद मैं भी जीप में बैठ लिया। सुनसान को जीते हुए हम एक थाने में पहुंच गए। अफसर के कमरे में पहुंचे ही थे कि गोली के धमाके की आवाज आई। मैंने पूछा कि क्या वास्तव में ये आवाज राइफल की गोली की है? अफसर तपाक से बोला, नहीं नहीं, मेरे इलाके में नहीं चली गोली। तब पहली बार पता चला कि कुछ लोगों के लिए आवाजों के भी इलाके होते हैं। सन्नाटा दहशत को कई गुना कर देता है। दहशत जो भीतर से बाहर आती है, पलायन के ठीक विपरीत। थाने से बाहर आते हुए गोली चलने की आवाज फिर सुनाई पड़ी थी। अचानक मुझे लगा कि आसपास बहुत कुछ बदल गया था। लगा कि मैं एक बहुत जानी पहचानी जगह पर खड़ा था। हवा में दहशत की दुर्गंध को मैं पहचानता था। गोली की एक और आवाज ने सब साफ कर दिया। मेरे आसपास उगाया माहौल तब के मेरे शहर सहारनपुर का ही तो था। शायद किसी ने मेरे कस्बे के चारों ओर शीश महल बना दिया था। सहारनपुर में हुए दंगों में भी तो मुझे गोली की आवाज ठीक इसी तरह सुनाई पड़ी थी। वहां भी ऐसे ही चेहरे खिड़कियों से झांक रहे थे, दहशत से भरे हुए। वहां भी मरे थे लोग और जलते मकानों का काला धुआं बिल्कुल इसी तरह ऊपर की ओर उड़ रहा था। कुछ फर्क नहीं यहाँ और वहां में। अफसर के लिए न सही, एक आदमी के लिए गोली की आवाज का कोई इलाका नहीं हो सकता। दहशत इलाकों की नहीं, सबकी होती है, एक साथ, पूरी की पूरी। कर्फ्यू एक सा होता है सब जगह। फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप सहारनपुर में हों या जयपुर में या फिर किसी और जगह। मैं बेकार में 3 साल तक परेशान रहा। 7 दिसंबर 1992 की उस शाम को जयपुर में किराए के मकान की ओर लौटते हुए मैं बहुत बड़े मानसिक तनाव से मुक्त था। तब के अपने शहर सहारनपुर की गिरफ्त से निकल भागना इतना आसान हो जाएगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। बंधन भी इस तरह ढीले हुए थे कि कहीं कोई खरोंच नहीं, कोई निशान नहीं। 28 साल पहले गोली की एक आवाज की वजह से मोह मुक्त हो जाने के इस निजी स्वार्थ के लिए मुझ स्वार्थी को क्षमा करें। तो ये था 6 दिसंबर और 7 दिसंबर 1992 को मेरी जो व्यक्तिगत मनस्थिति थी उसका एक विवरण। अब मैं आपको बता दूं कि आजकल मैं सपरिवार गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बस गया हूं और माँ अब नहीं रही। लेकिन 6 और 7 दिसंबर हर साल आते हैं और जयपुर में सुनाई पड़ी गोली की वो आवाज मेरे जहन में आज भी कभी कभी गूंजती रहती है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रह रहा हूँ और मेरा असल पुश्तैन घर कहाँ है।